गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? और जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो अपना एक बार थम्स अप शो कर देंगे विथ योर नेम। और अब धीरे धीरे जो हमारे मेंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है उसके जो सदस्य हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और अच्छा लगता है कि जब हम मेहनत करते हैं और आप हमारे साथ रेगुलर एक सीरियस वे में जुड़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि बिल्कुल रेगुलर वो टाइम पर आ जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि वो बिल्कुल टाइम पर आ जाते हैं और सीरियसली ले रहे हैं पढ़ाई को। सबसे बड़ी बात है कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो फिर उसका आपको जो है बेनिफिट मिलना ही मिलना है। एग्ज़ाम की जो डेट है उसका कुछ पता अभी तक फ़िलहाल कोई भी अपडेट नहीं है हमारे पास। नवंबर फर्स्ट वीक तक आने की उम्मीद है। देखिए अब क्या होता है। और नेहा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और माधव जी भी जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं कि हमारे साथ कुछ और मेंबर्स जुड़ जाएं। और फिलअप फॉर्म जो है इसमें आप लोग जो जुड़ रहे हैं, एजुकेशनल वेबसाइट है, बहुत कम लोग ही देखते हैं। देखिए शॉर्ट्स लोग बैठ करके टाइम पास करते रहते हैं, देखते रहते हैं। छोटे मतलब उठ पटांग से भी शॉर्ट्स चलते रहते हैं, कोई उसमें मतलब भी नहीं रहते। ऐसी चीज़ों को लोग टाइम वेस्ट करते हैं। बट बहुत अच्छा है कि आप लोग एक एजुकेशनल ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और अपने जो स्टडीज़ है उस पर फोकस कर रहे हैं। अगर 1 घंटा देते हैं दैट इज़ जेन्युइन फॉर यू और आपके लिए ये रंग लाएगा ज़रूर, है ना। तो ये सब फालतू की चीज़ें देखने से अच्छा है, टाइम पास करने से अच्छा है कि हम उतने देर जो हैं कुछ अच्छी वीडियोस देखें जो हमारे लाइफ में काम आए, क्योंकि एज अ टीचर हम आगे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हमें ध्यान रखना है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको नॉलेज कहीं से भी मिले तो आपको वो गेन करना चाहिए। आप में से कई स्टूडेंट होंगे जो सीडीपी की क्लास अटेंड करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि कई बार मैं भी सीडीपी की क्लास में रहती हूँ, मतलब क्लास अटेंड करती हूँ एज अ स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम दूसरे टीचर से सीख सकते हैं। कभी मैं आपको इंग्लिश की क्लास में मिल जाऊंगी, कभी आपको हिंदी की क्लास में मिल जाऊंगी। तो मैं जो है ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ, बल्कि मैं बीच बीच में बाकी क्लासेस में जा करके भी कुछ कुछ नॉलेज जो है गेन करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्लासेस अटेंड करना। और जो हमारे मेंबर्स हैं वो इतनी मेहनत करते हैं और मज़ा आता है। क्लास रीजनिंग की क्लास होती थी तो वो भी मैं अटेंड करती थी, मैथ्स की भी करती हूँ अटेंड, तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसी तरह से टाइमली आप रेगुलर जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं उनको मैं एक बार बता देना चाहती हूँ कि ये देखिए हमारी ये सीटेट की जो बैच है, इसमें वर्षा मैडम जो हैं सोशल स्टडीज़ लेती हैं 9 AM से। और जो चंद्रशेखर सर हैं हमारे वो मैथ्स की क्लास लेते हैं 10 AM से। सुखवंती मैम इंग्लिश की क्लास लेती हैं 1 PM पे। सीडीपी की क्लास लेती हैं रितु मैम और इनकी टाइमिंग है 3 PM। मैं आप लोग के सामने आ जाती हूँ। आई एम सोनाली योर ईवीएस टीचर। 6 PM मेरा टाइमिंग है। और आरती मैम हिंदी की क्लासेस लेती हैं 10 PM पर। ठीक है, ये आपकी जो क्लासेस होती हैं ये मंडे से लेकर के सैटरडे तक रेगुलर होती हैं। और आप सभी को मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। कई लोगों का लिंक ओपन नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही थी, बट आप एक बार फिर से ट्राई करिए, क्योंकि बहुत से बच्चे जुड़ रहे हैं, सबके लिंक ओपन हो रहे हैं। तो कहीं कोई अगर प्रॉब्लम है तो एक बार आप फिर से उस पर लिंक पर क्लिक करिए और फिर ओपन करने की 1-2 बार कोशिश करिए। मे बी कोई प्रॉब्लम होगी तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको नोट्स वहाँ पे इजीली मिलेंगे। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि बहुत लंबे मैसेजेस जो हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे आप कभी खुद आपने ट्राई किया होगा कि आपने अगर कोई लंबी वीडियो बना ली है या कोई डॉक्यूमेंट आपको लंबा भेजना है तो वो व्हाट्सएप पे नहीं जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए बनाया गया है, उसमें इजीली कोई भी जो आपका पीडीएफ है वो आसानी से चला जाएगा। बड़े से बड़ा पीडीएफ भी लंबा कितना भी रहे वो आसानी से चला जाता है। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिए। उसमें आपको डेली जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी कुछ नया होता है वो आपको उसमें मिलता रहता है। उसके अलावा मेरी क्लास का लिंक भी आपको उसमें रोज़ मिलता होगा मेरी तरफ से। कल मैंने सिलेबस भी डाल दिया था और आप लोगों का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आप लोग की क्वेरी थी उसके बारे में वो भी मैंने डाल दिया था। ठीक है, तो ये हमारी सीटेट की टीम है जिनसे आप मिल चुके। अब आगे बढ़ते हैं। और जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिर्फ 2 मेंबर्स ने ही थम्स अप किया है, बाकी मेंबर्स क्यों नहीं कर रहे हैं भाई थम्स अप?
बाकी को भी करना चाहिए ना। मुझे भी तो लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, तो आप लोगों को थम्स अप करना है। इससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और सीटेट की जो ये आपकी तैयारी चल रही है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर की, इसमें आपकी जो क्लासेस हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपका कोई खर्च नहीं होने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप में भी अगर आप जुड़ते हैं उसमें भी आपके कुछ भी खर्च नहीं होने वाले हैं। इजीली आपको वहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और इम्पॉर्टेंट मुझे लगा ये बताना, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है आज। देखिए टॉपिक वाइज जो हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, मैं देखती हूँ कि कई बच्चे ज्वाइन करते हैं, थोड़ी देर और रहते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर थोड़ी देर रहते हैं, फिर निकल जाते हैं। देखिए आप अगर कंटिन्यू क्लास में नहीं रहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या चल रहा है क्लास में। और फिर आप बार बार, कई बार होता है कि वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो मैं कई बार रिपीट कर चुकी होती हूँ पिछली क्लासेस में भी। मैंने ये चीज़ कई बार नोटिस की है कि बच्चे आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं। तो आपको अगर कंटिन्यू आप क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा क्या चल रहा है क्लास में। तो आपको रेगुलर अगर आप हैं अच्छी बात है, लेकिन कंटिन्यू आप क्लास में तो रहिए। बार बार आप ब्रेक मत करिए, क्लास से बाहर मत निकलिए। इससे आप बीच बीच की कई चीज़ें होती हैं, बातों बातों में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैं बता रही हूँ तो वो आप मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक ये क्वेरी होती है बच्चों के मन में कि हमारे क्वेश्चन 15 मार्क्स के जो हैं वो कंटेंट से आएंगे, मतलब मुख्य विषय जो हमारा है वो ईवीएस उससे आएंगे, और 15 नंबर के जो हैं आपके पेडागोजी मतलब शिक्षा शास्त्र से आएंगे, जो भी रिलेटेड टू हमारा सब्जेक्ट ही होगा। बस उसमें क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके पूछा जाएगा, वो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा सा घुमावदार होगा, जो मैंने आपको कुछ प्रश्न बताए हैं और आगे भी बताती रहूँगी। वो कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, अलग से कोई कूद के नहीं आएंगे क्वेश्चन, आपके कंटेंट में से ही वो पेडागोजिकल क्वेश्चन तैयार करके आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा जो पहला टॉपिक था फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला, जो फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसमें आपका 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। एक ये एस्टिमेट है, एक अंदाज है कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एकदम 100% आप इसको नहीं मान सकते, थोड़ा बहुत 1-2 इधर उधर भी होगा। शेल्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। वाटर से भी आपके 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रैवल से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। थिंग्स वी मेक एंड डू, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से भी बनते हैं। और एक आपका आता है फ्लोरा एंड फौना दिया है। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये कहाँ से आ गया, फ्लोरा और फौना तो मैडम ने पढ़ाया नहीं है। तो फ्लोरा मतलब आपका हो जाएगा जो मैंने आपको प्लांट्स पढ़ाया था, पेड़ पौधे वनस्पति, ठीक है, उनको कहा जाता है फ्लोरा। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और फौना जो है आपके जो पशु पक्षी आ जाते हैं, जो मैंने आपको एनिमल वाला चैप्टर पढ़ाया था उससे रिलेटेड, इससे 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, और एक एक नंबर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ना ज़रूरी है। और पेडागोजी जो है आपकी 15 मार्क्स की आती है, जो इन्हीं लेसन से रिलेट होकर के ही आती है, अलग से कहीं से नहीं आ जाएगी आपकी, है ना। पेडागोजिकल भी आपकी इन्हीं में से आएगी, और इसी तरह से क्वेश्चन का एक पैटर्न तैयार होता है। और कई क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को भी मैं लेते हुए आपके टॉपिक को समझाती हूँ। क्वेश्चन को देखते हुए टॉपिक को समझाया जाता है। टॉपिक पढ़ना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एवरी डे आप लोगों को ये बात समझाती हूँ। तो ये आप एक अनुमान अब लगा सकते हैं कि हाँ हमारे इस चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि देखिए मेजर टॉपिक हमारे टोटल 6 हैं। ये वनस्पति और जीव जो 7th दिख रहा है, ये पार्ट है हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स का ही, है ना। तो ये तो आप लोगों को मैंने सिलेबस भेजा, आपने देखा ही हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन जो है ये बटे हुए हैं, और इनको आपको तैयारी करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। और हमने कल स्पेस ट्रैवल के बारे में पढ़ा था, कुछ अलग तरह की जो लोग ट्रैवल करते हैं उसमें एक स्पेस था। ये जो आप अभी पिक्चर देख रहे हैं, इससे आप क्या समझते हैं, मैं आपको किस बारे में बताने वाली हूँ भी बताइए, ज़रा आंसर करिए कि अब हमारा जो अगला होगा वो किस तरह की यात्रा के बारे में होगा। क्योंकि कुछ अलग तरह की यात्रा के बारे में बातें हो रही हैं अब। रोडवेज हमारा हो गया, वाटरवेज हो गया, एयरवेज हो गया, रेलवेज हो गया। तो एक हमने स्पेस की यात्रा देखी जो थोड़ी डिफरेंट थी,
और डिफरेंट और जो ट्रेवल होते हैं उन्हीं में से ये एक है। कौन बताएगा? अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है। आज थोड़ा सब ढीले ढाले क्यों हैं? आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बात हो गई? पिक्चर देख के आपको क्या लगता है कि किस तरह के ट्रैवलिंग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं? बच्चों के आंसर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? आप लोग आंसर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आज। बहुत शांत है क्लास आज, क्या बात हो गई? ठीक है, तो किसी का भी मन नहीं है आज आंसर करने का, मैं ये मान लेती हूँ। फिर कोई भी बताने को तैयार नहीं है। इतने लोग जुड़ते हैं लेकिन कोई भी बताना नहीं चाह रहा है, क्या बात है? समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज जिस तरह के ट्रैवलिंग के बारे में हम बात करेंगे ये माउंटेन क्लाइंबिंग से रिलेटेड जो हो वो है। मतलब इसमें पर्वतारोहियों के बारे में, पहाड़ पर चढ़ना। अब पहाड़ पे जो चढ़ते हैं वो किसी गाड़ी के थ्रू नहीं चढ़ेंगे, वो पैदल ही उनको ये सफ़र करना होगा। तो ये भी बड़ा डिफरेंट सा हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमने जैसे रोडवेज देखा तो उसमें हम किसी गाड़ी का सहारा लेते हैं। साइकिल हो गई आपका, बाइक हो गई, कार हो गई, बस। उसके बाद रेलवेज़ में आपको ट्रेन के सहारे आप जाना आना करते हैं। वाटरवेज़ में आप शिप ले लेंगे, बोट ले लेंगे, स्टीमर्स ले लेंगे, इसके थ्रू आप जाना आना करना देखा आपने। और फिर आपने देखा कि आगे जो है वो एयरवेज है जिसमें एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर शामिल होते हैं, है ना। तो अब माउंटेन क्लाइंबिंग और स्पेस में हमने देखा कि भाई रॉकेट के थ्रू जाते हैं, तो ये भी हमने देखा। ये हो गया क्लाइंबिंग। माउंटेन में आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, जिसको कि ट्रैकिंग भी कहा जाता है ना। ट्रैकिंग करते हैं, बीच में थोड़ा दूर जंगलों से भी कई बार चलना होता है और फिर धीरे धीरे पहाड़ों पर चढ़ाई होती है। और ये बहुत मुश्किल होती है, बहुत आसान ये नहीं होती है, काफ़ी मुश्किल होती है। तो क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन इज़ द टफ टास्क। ये बहुत ही मुश्किल काम है, पहाड़ों पर चढ़ना। और फॉर दिस बॉडी नीड्स टू फिजिकली एंड मेंटली फिट एज वन will have to bear physical pain and mental stress while climbing mountain। मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति अगर पहाड़ पर चढ़ रहा है तो उसका शरीर से मजबूत होना और मन से, दोनों तरह से उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो शारीरिक रूप से भी उसको फिट होना चाहिए और मानसिक रूप से भी उसका फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना स्ट्रेस और पेन होता है इन रास्तों पर। क्योंकि कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी चढ़ने के लिए जगह आपको नहीं मिलती है। कई बार आपको चढ़ते चढ़ते कई बार चोट लग जाती है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर पहुँचते हैं तो जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि भाई आप अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो आपको फिजिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम क्या होगी? ऑक्सीजन कम हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो इसलिए फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड का प्रेशर भी अप डाउन हो जाता है इस कारण से। तो जो उम्र दराज लोग हैं या बीमार लोग हैं उनके लिए ये काम नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। एज वन क्लाइम माउंटेन विथ इंक्रीज in high level of oxygen decrease in atmosphere, so there can be breathing problem, so mountaineers carry oxygen cylinder along with them। मतलब इतनी ऊंचाई पर जब जाते हैं, जैसे ही कोई पहाड़ पर चढ़ता है तो ऊंचाई पर क्या होता है, उसको सांस लेने में समस्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है। इसलिए पर्वतारोही अपने साथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलते हैं, क्योंकि कई कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है सांस लेना। तो आपने देखा होगा कि वो काफ़ी हैवी पीछे बांध करके बैग और फिर चलते हैं। तो उसमें उनका ऑक्सीजन सिलेंडर, उनके खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब पैक्ड रहती हैं, पैकेट में बंद रहती हैं, जो बीच बीच में वो लेते हैं। कुछ जूस वगैरह भी वो रखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जो दवाई मेडिसिन वगैरह वो रखते हैं, क्योंकि अगर चोट लग जाती है चढ़ते वक्त तो वो उनको ट्रीट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें वो ले करके चलते हैं। फॉर ट्रैकिंग इज़ नीड टू ट्रेंड एंड फिजिकली फिट। देखिए, ट्रैकिंग करना ऐसा नहीं है कि अब तो भाई मन हो गया ट्रैकिंग करने का तो चलो चलते हैं और
निकल पड़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, है ना, तभी हम चल सकेंगे, बिना ट्रेनिंग के हम नहीं चल सकते हैं। तो ये एक अच्छी पक्की ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसके थ्रू हम चल सकें और चढ़ सकें पहाड़ों पर। ये इतना आसान नहीं होता है। ओके, मेरे पास एक्चुअली क्या हो रहा था, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे बट मुझे शो नहीं कर रहा था, सॉरी फॉर देट। आप लोगों के मैसेज, 2 लोगों के बस मैसेज आए और मुझे शो नहीं हो रहा था। अभी मैंने स्क्रॉल किया है तो मुझे दिखाई दे रहा है, सॉरी फॉर देट कि मुझे शो नहीं हो रहा था और मुझे बहुत फील हो रहा था पढ़ाने में। तो एक बार मैं सबका नाम ले लेती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, सब ने ज्वाइन किया है। और किसी कारण से देखिए ये सब टेक्निकल इश्यूज़ आते रहते हैं जिसके कारण कई बार मैसेजेस शो नहीं करते हैं। मैंने अभी स्क्रॉल किया तो वो बंद हो गया, फिर से शुरू हुआ तो अब मैसेजेस दिखा रहा है। माधव जी, शाहीन जी, ज्योत्सना जी और माही जी, शिवांगी जी, सूफिया जी, आर्या जी, अनिल जी, अंजलि जी, रूपाली जी, विशाल जी, सोनाली जी, आर्या जी, विजय जी, निधि जी, सबको गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगा। वही मैं सोच रही थी कि कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा है, और यहाँ मेरे में ही प्रॉब्लम हुई थी जिससे कि मैसेजेस आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो हाँ, सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग। और देखिए, अच्छा क्या है, निधि जी ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। मैम कल की तरह कुछ कुछ क्वेश्चन बने? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बिल्कुल बताऊंगी। जो जो क्वेश्चंस बनते हैं साथ साथ मैं बताती जाऊंगी। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आप समझ पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है ना, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो पिछले साल पिछले कुछ सालों में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो रिपीट कई बार होते हैं। ठीक है, तो ये मैं साथ साथ आप लोगों को बताती जाती हूँ कि ये जो टॉपिक है इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और आज भी मैं बताती रहूँगी। तो थैंक्स फॉर सजेशन निधि जी। फॉर ट्रैकिंग इज नीड टू ट्रेन एंड फिजिकली फिट। अ ग्रुप लीडर फॉर माउंटेन ट्रैकिंग होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द ग्रुप अहेड एंड कीप हिमसेल्फ एट द लास्ट। देखिए क्या होता है, ट्रैकिंग के लिए हमें प्रशिक्षित होना ज़रूरी है, शारीरिक रूप से फिट होना भी ज़रूरी है, और एक लीडर को सामने होना ज़रूरी है। कई बार आप देखेंगे कि ट्रैकिंग पर लोग निकल पड़ते हैं, अकेले ही निकल पड़ते हैं, और कर ऐसा होता है कई बार कि दुर्घटनाओं के शिकार भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है पहली बार जा रहे हो ट्रैकिंग पे, उन्हें पता नहीं। अब हम जैसे लोग हैं, हमने कभी ट्रैकिंग नहीं की अगर, और हम अचानक ही सोचें कि चलो भाई आज ट्रैकिंग करने निकल पड़ते हैं, क्या ज़रूरत पड़ता है, मेडिसिन रख लेंगे, खाने पीने की चीज़ें रख लेंगे। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें हम अनुभव से प्राप्त करते हैं। तो जब तक हमको कोई एक्सपीरियंस्ड हमारे साथ न हो, वो काम करने में हमेशा क्या होगा, हमको परेशानी आएगी। तो इस कारण से लोगों को कई बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए लीडर आपका होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अभी क्लासेस कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को क्या मिल रहा है, जो भी हमने एग्ज़ाम दिया है, जो भी हमने फेस किया होगा एग्ज़ाम में, वो सारी शेयरिंग मैं आप लोगों से कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस मैं ले चुकी हूँ, और वो एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह से आप किसी भी काम को करेंगे, पहली बार अगर कर रहे हैं तो आपको किसी ना किसी का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, लीड अगर कोई करता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। अभी देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। एक तो मैंने ये ऑक्सीजन वाला जो बताया आपको, कि ऊपर जब चढ़ाई पर पर्वतारोही चढ़ते हैं तो उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, फिजिकली उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसको देखिए, सांस लेने में समस्या हो सकती है, ये एक ऑप्शन हो जाएगा जो कि राइट ऑप्शन है, कि हाँ भाई सांस लेने में समस्या हो सकती है, और चक्कर आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। और या फिर उसका कारण बताइए कि कारण क्या है। तो कारण में क्या होगा आपका, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कारण ये है कि ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। तो अगर कारण पूछ रहा है तो आप बताएंगे कि ऑक्सीजन का स्तर कम होना ये कारण में आएगा। और क्या क्या प्रॉब्लम होती है, अगर पूछा जाता है कि प्रॉब्लम क्या क्या होती है, तब आपको बताना है कि सांस लेने में समस्या हो सकती है। तो ये एक ही क्वेश्चन को दो तरह से पूछ सकता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्यों प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दोनों तरह से चीज़ें आपकी आ सकती हैं। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट अपना जो अब है उसके बारे में पढ़ते हैं। जब पर्वतारोहण की बात आती है तो नारी शक्ति जो है हमारी वो कोई कम नहीं है, तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए इसमें पिक्चर जो शो हो रहा है, शी इज़ बछेंद्री पाल। हमने बचपन में भी पढ़ा है इनके बारे में। तो ये जो हैं बछेंद्री पाल जो हैं, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ। इट पीक इज़ एट 8,848 meters above the sea level. It belongs to the नेपाल हिमालय। आप सभी जानते होंगे कि जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे टॉप पर है ये, है ना, माउंट एवरेस्ट। लेकिन वो हमारे इंडिया में नहीं है, वो कहाँ है स्थित? नेपाल में है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या हमारे देश में वो स्थित है? तो नहीं, हमारे देश में स्थित नहीं है, बल्कि वो नेपाल में स्थित है। तो ये सभी को पता ही होगा वैसे। इन नेपाल इट इज़ नोन एज सागर माथा। ठीक है, जो नेपाल है वहाँ पर इस जो हिमालय जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? ये एक और क्वेश्चन बन गया। इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। इसी में देखिए क्वेश्चन कितने सारे बन सकते हैं। ये आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है कि नेपाल में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका एक और पॉइंट बन जाता है कि तिब्बत मतलब तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? ये भी बताया गया है, चोमो लुंगमा। क्या नाम है इसका? चोमो लुंगमा। थोड़े अजीब नाम होते हैं वहाँ पे, आप लोगों को पता ही है। तो जो तिब्बत है वहाँ पे चोमो लुंगमा नाम से इसको हिमालय को जाना जाता है। तो आपके देखिए इतनी सी लाइन में ही कितने बार कितने क्वेश्चंस आपके बन गए? 3 क्वेश्चन बन गए। एक तो वो नेपाल में सिचुएटेड है, दूसरा आपका आ जाएगा कि जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है नेपाल में, उसको नेपाली लोग क्या बोलते हैं? तो नेपाली लोग क्या बोलते हैं इसको भाई? इसको बोलते हैं सागर माथा, हिमालय की चोटी को। और जो तिब्बत वाले हैं वो क्या बोलते हैं इसको? चोमो लुंगमा कहते हैं, हिमालय को कहा जाता है। बछेंद्री पाल बिकम द फर्स्ट इंडियन विमेन एंड 5th विमेन इन वर्ल्ड। देखिए इंडियन वुमन वो फर्स्ट हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कंफ्यूज आपको करने के लिए बहुत है, ये सब कंफ्यूजन इतना सारा हो सकता है, इसलिए आपको कहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपको और बन रहा है कि बछेंद्री पाल जो है वो हमारी इंडिया की क्या है? फर्स्ट वुमेन है, पहली नारी है जिन्होंने पर्वत को मतलब हिमालय की जो पीक है उस पर वो चढ़ी, ठीक है। लेकिन अगर इसको वर्ल्ड में देखा जाए तो विश्व में वो 5वें नंबर की महिला है, मतलब इनके पहले और लोग चढ़ चुके हैं। तो आज आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, देखती हूँ इसका आंसर कौन कौन कल बताता है मुझे। कल की क्लास में मैं पूछूंगी कि किसको किसको मालूम है। डेट आपको बतानी है, आज मैंने इसमें लिखा नहीं है डेट जानबूझकर। आपको डेट बतानी है किस डेट में बछेंद्री पाल ने माउंटेन की पीक पर वो पहुंची थी, वो डेट आपको बतानी है कल, अभी नहीं बताना है, कल आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे मान लीजिए इसको, और कल आंसर करिएगा, आज आंसर नहीं करना है किसी को, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग आंसर कल करते हैं। कल क्लास में घुसूंगी तो सबसे पहले यही पूछूंगी, ठीक है, कि बछेंद्री पाल ने किस डेट में पर्वत पर चढ़ाई की थी, तो वो डेट आपको बतानी है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनके बारे में। जब मैंने सुना था तो मुझे बहुत ही सैड फील हुआ था, क्योंकि ये इनका नाम है डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा, और काफ़ी कम लोग ही जानते हैं इनके बारे में। तो ये फ़िलहाल अभी तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये काफ़ी चर्चित रही है महिला, और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला है, ठीक है। ये दुनिया की पहली विकलांग महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। और
विकलांग आप देख सकते हैं, नीचे जो फोटो है उसमें आप देख सकते हैं कि इनके एक पैर में प्रॉब्लम है, पैर इनका नहीं है, नकली पैर भी रखा हुआ है और इनका एक पैर जो है घुटनों के थोड़े नीचे से वो कटा हुआ है। तो इसके पीछे भी एक बहुत ही दुख की बात है, इसके पीछे भी एक बहुत दुख की बात है कि ये इनका पैर ऐसा नहीं था कि जन्मजात ये विकलांग थी, बल्कि इनके साथ एक दुर्घटना के कारण जो घटी थी उसके कारण इन्होंने पैर को अपने खो दिया। तो इनके साथ घटना ये घटी थी कि ये, आप लोग जानते हैं लोकल ट्रेन जो होती है उस पर ये सफ़र कर रही थी और कई ऐसे अज्ञात तत्व होते हैं ट्रेन में जो कई बार लूटपाट के उद्देश्य से, चेन वगैरह स्नैचिंग करने के उद्देश्य से छीन झपट करते हैं ट्रेन में। तो इनके साथ इसी तरह की घटना जो है वो लोकल ट्रेन में घटित हुई थी और इनको ट्रेन से धक्का देकर के नीचे गिरा दिया गया था, क्योंकि वो जो लोग ये छीन झपट करते हैं वो अक्सर इस तरह की मतलब हरकतें करते ही हैं जिससे कि अगले को नुकसान होता है, क्योंकि उनको तो अपने सामान को छीन करके बस भागना होता है। तो उसी छीन झपट में इनको ट्रेन से ये बाहर गिर पड़ी, जिसके कारण इस हादसे के कारण उनका एक पैर जो है वो कट गया। और आप सोच सकते हैं कि जो जन्म से विकलांग होते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं, उनको वैसे आदत हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति बाद में विकलांग होते हैं उनके लिए बहुत कष्टकारी होता है, क्योंकि वो जन्म से वैसे नहीं होते हैं, तो उनको एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल आती है। उसके बावजूद भी इन्होंने अपना हौसला कम नहीं किया और ये सिर्फ हमारे देश की ही नहीं, पूरी दुनिया की पहली विकलांग महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। समुद्र तल से आप जानते ही हैं कि ये बहुत ऊंचा है और सबसे ऊंचा माउंटेन है। तो यहाँ पर इन्होंने एक अविश्वसनीय यात्रा की और इनकी जो जर्नी का डेट था जिस दिन ये पहुँची वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है 21 मई 2013 की। अभी मतलब 11 साल 10 सॉरी कितने साल होंगे, 9 साल पहले की बात है ना। तो ये 9 साल पहले की ही बात है। और इस तरह से जो है ये ऐसे लोग हैं जो हमको ये हौसला देते हैं कि मतलब हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम कहीं ना कहीं कुछ बहाने करते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन विकलांग होते हुए भी इन्होंने एक बहुत बड़ा मॉरल सबके लिए हाई कर दिया है। तो दुख की बात है, सचमुच दुख की बात है, लेकिन ये भी है कि देखिए अगर हम हिम्मत रखते हैं तो किसी भी तरह की परिस्थिति का सामना करने की ताकत हर किसी में होती है। सिर्फ ऐसे कई लोग हम देख सकते हैं अपने लाइफ में, जैसे ब्रेल लिपि आप लोगों ने सुनी होगी, ब्रेल स्क्रिप्ट। आगे मैं इसके बारे में भी आप लोगों को क्लासेस जो होंगी उसमें बताऊंगी। तो इसमें ब्रेल लिपि में भी यही था कि ब्रेल का आविष्कार भी लुई ब्रेल ने किया था। वो जन्म से अंधे नहीं थे, बट एक हादसे में उनकी आंखें चली गई थी और उसके बाद उनको क्योंकि पढ़ने का बहुत शौक था तो इस तरह से उन्होंने खुद आविष्कार किया कि किस तरह से एक दृष्टिहीन व्यक्ति पढ़ाई कर सकता है। तो उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं ये मन से बहुत मजबूत हैं। शरीर से हमेशा मजबूत होना ज़रूरी नहीं होता है, हमेशा मन की मजबूती बहुत ज़रूरी होती है। तो एक बार मैं फटाफट से पढ़ देती हूँ और आप लोग समझ लीजिए कि हु इज़ द फर्स्ट हैंडीकैप्ड वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एंड इन लेस देन 2 years she was literally on top of the world। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला है और 2 साल से भी कम समय में वह सचमुच दुनिया के शीर्ष पर थी। इन्होंने जो ये अचीवमेंट लिया, ये 2 साल से भी कम में इन्होंने वहाँ तक चढ़ाई करके लोगों को दिखा दिया कि विकलांग हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मन की ताकत जो है बहुत बड़ी होती है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा, द वर्ल्ड्स फर्स्ट विमेन एम्प्यूटी to scale Mount Everest, the world's tallest mountain above sea level, the highest point on earth. The Arunima didn't just stop at that. Here's her incredible journey, 21st May 2013। देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम विकलांग महिला कौन है, तो वो हैं और 2 साल से भी कम समय में सचमुच दुनिया के वो शीर्ष पर थी। यह डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा की कहानी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला, समुद्र तल से ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा बिंदु। अरुणिमा यही नहीं रुकी, अभी उनकी जो
अविश्वसनीय यात्रा है वो अभी भी चल रही है, वो कुछ ना कुछ अचीवमेंट आगे भी करती रहेंगी इस तरह से। तो आगे बढ़ते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। ये आपके कोर्स में वैसे तो नहीं शो कर रहा था, बट मैंने इसको इसलिए ऐड किया कि ये आपको पता होना चाहिए। एज अ टीचर हमें बहुत सारी चीज़ें और भी पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम माउंट एवरेस्ट के बारे में, जो कि आपके कोर्स में है और इसमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखिए, इसमें इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है आप लोगों से, और एक और चीज़ है कि ये प्रति वर्ष जो है इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। लगातार जो इसकी ऊंचाई है वो प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ती रहती है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन अबव सी लेवल, लोकेटेड इन, कहाँ है ये लोकेटेड, महालंगूर हिमल सब रेंज। ये हिमालय का ही, देखिए हिमालय में बहुत सारी अलग अलग चोटियां हैं, तो हिमालय की श्रृंखला है पूरी, है ना, इसको हिमालयन रेंज कहा जाता है। तो ये हिमालयन रेंज जो है इसमें ये हिमालय जो है एक पर्वत है, इसकी पूरी श्रृंखला है, बहुत सारे छोटे छोटे पर्वत मिल करके और हिमालय का निर्माण करते हैं, जिसमें सबसे ऊंची चोटी का नाम है हिमालय। द चाइना नेपाल बॉर्डर रन्स अक्रॉस इट्स समिट पॉइंट, जो चाइना और नेपाल का जो एक बॉर्डर है वहाँ पे ये मिलता है आपस में। एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है ना, और इट्स एलिवेंट जो है, इसकी जो ऊंचाई है ये है 8,848.86 मीटर, इतना ऊंचा ये है। इट वॉज मोस्ट रिसेंटली स्टेब्लिश, ये 2020 में ही इसको एक बार बीच बीच में इसकी लंबाई को देखा जाता है, मापा जाता है। तो जब नापा गया तो इसकी लंबाई जो है ये इतनी निकली, ठीक है। और फीट में अगर हम देखते हैं तो इसकी ऊंचाई फीट के हिसाब से 29,002 फीट इसकी ऊंचाई है, अगर फीट के हिसाब से देखते हैं तो, और मीटर के हिसाब से 8,840 मीटर इसकी ऊंचाई को नापा गया है। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में कहा गया कि इसकी ऊंचाई जो है प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हमने जान लिया किसके बारे में, हिमालय पर्वत के बारे में। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कुछ अगर पूछना चाहते हैं। और अच्छा, कुछ लोग आते ही जो हैं वो लाइक कर देते हैं, अच्छी बात है, सब लाइक कर रहे हैं। और ये और खुशी हो रही है कि बच्चे कह रहे हैं कि भाई लाइक करिए मैडम को, तो मुझे कहने की अब ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप लोग खुद ही इस चीज़ को समझ रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। ये छोटी सी चीज़ रहती है आप लोगों के लिए कि एक लाइक का बस बटन दबाना होता है, पर हमारे लिए जो है वो काफ़ी बड़ा एक इमोशनली हम टच में रहते हैं उस चीज़ के कि अरे हमको बच्चों ने इतना पसंद किया, आज हमको 30 बच्चों ने पसंद किया, आज हमको 20 बच्चों ने पसंद किया। तो ये एक अच्छा लगता है, सेंटिमेंट को छू जाता है, अच्छा लगता है ये देख करके। और अच्छा है कि आप लोगों को सबको क्लियर हो रहा है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल पूछिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हमने देख लिया कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। अब हम देख लेते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व का माउंट एवरेस्ट हो गया, और भारत का जो है सबसे ऊंचा पर्वत वो है आपका कंचनजंगा, ठीक है। तो देखिए, कंचनजंगा जो है विच इज़ वेरी हाईएस्ट माउंटेन इंडिया, यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। और इसका नाम है कंचनजंगा, और इसकी जो ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है। ऑल्सो नोन एज द 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो, इसको बर्फ़ का एक तरह से खजाने के रूप में कहा जाता है। ये एक मतलब इसका आप कलर देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब इसका कलर ही इस तरह का है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कुछ इस तरह के सुनहरे रंग में ये तब्दील हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई खजाना हो यहाँ पे। तो इसको एक्चुअली खजाने के रूप से ही जाना जाता है। तो 5 ट्रेजर्स के नाम से, 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो ऐसा कहा जाता है कंचनजंगा को, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है इस नाम से। और ये बताना है, अच्छा चलिए आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये जो कंचनजंगा है ये कहाँ स्थित है? इंडिया में तो है, इंडिया में कौन से स्टेट में है ये आपको बताना है।
इसमें थोड़ा सा तो हिंट किया हुआ है लेकिन एक्चुअल जगह नहीं लिखी हुई है। तो आपको बताना है कि वो स्टेट कौन सा है जहाँ पर ये जो पहाड़ है वो स्थित है। माही जी का आंसर सबसे पहले आ गया है सिक्किम में। लगता है माही जी वहाँ से घूम करके आई हैं, इसलिए बिल्कुल फटाफट आंसर उनका आया है, क्योंकि जो घूम करके आते हैं वो नहीं भूलते हैं। रूपाली जी का आ गया है वेस्ट बंगाल। जो इसका पीक है, देखिए रेंज काफ़ी दूर तक फैली होती है, लेकिन इसका पीक किस स्टेट में आता है? तो इसका राइट आंसर जो है, अब देखिए नेपाल आंसर क्यों कर रहे हैं? नेपाल आंसर नहीं करना है, ये इंडिया का है, इंडिया की बात हो रही है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट है और इंडिया में ये कौन से स्टेट में है? तो बहुत से लोगों ने राइट आंसर किया है कि सिक्किम में है, और सिक्किम ही इसका सही उत्तर है। तो सिक्किम में ये है, और वेस्ट बंगाल तक इसकी जो श्रृंखला है वो फैली हुई है एक्चुअली, है ना। लेकिन जो पीक है एक्चुअल में, हम अगर ऐसा तो है नहीं ना कि वो पहाड़ बस थोड़े से दूर में ही खड़ा हुआ रहता है, वो कई बार दूसरे स्टेट तक भी चला जाता है। तो मेन जो इसका पीक है वो सिक्किम में है, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज 5 ट्रेजर, ये आपने जान लिया। कंचनजंगा स्टैंड्स टॉल एट द एलिवेशन, इतना मीटर है, आपको बता ही दिया है कि 8586 मीटर है अबव सी लेवल से अगर इसको देखते हैं तो। द माउंटेन बाय तैमूर रिवर लाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, एक तैमूर रिवर है जो इंडिया और नेपाल के बीच में बहती है, वहाँ पर ये माउंटेन से निकलती है ये नदी। आपने देखा ही होगा जो स्नो माउंटेन्स होते हैं वहाँ से ग्लेशियर्स जो पिघलते हैं उससे नदियाँ अक्सर निकलती है, जैसे गंगा जी निकलती हैं। इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, ये इंडिया का हाईएस्ट पीक है, ये ध्यान रखिएगा। इससे फिर क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, और जो इंडिया का हाईएस्ट पीक है वो वर्ल्ड में कौन से नंबर का पीक में आता है, वर्ल्ड में उसकी क्या स्थिति है? तो वर्ल्ड में वो 3rd नंबर पे आता है। इसको याद रखिएगा कि इंडिया का सबसे ऊंची पर्वत चोटी के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं दुनिया का, तो दुनिया में सबसे ऊंची ये 3रे नंबर की चोटी है। अब पहले नंबर की चोटी मैंने आप लोगों को बता दी कि पहले नंबर की जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है दुनिया की, और 3रे नंबर की चोटी बता दी कि कंचनजंगा है। अब आपको आंसर करना है कि भाई दूसरे नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ है और क्या नाम है उसका। आराम से आंसर करिए। दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है और वो कहाँ है? माही जी का आंसर फिर पहले आ गया K2, और बताइए ये कहाँ है? राइट आंसर दिया है माही जी ने, माही जी का आंसर बिल्कुल राइट है, K2 ही है इसका आंसर, जो कि सेकंड सबसे हाईएस्ट इंडिया में। एक्चुअली ये इंडिया में नहीं है, इंडिया में ये था, इंडिया में अब नहीं है, पहले ये हुआ करता था। चलिए हिंट कर दिया आपको, थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए। ये पहले इंडिया में ही था सबसे ऊंची चोटी K2। पीओके इज द राइट आंसर। माही जी वेल डन, सब भाई ताली बजा दीजिए माही जी के लिए, जोरदार ताली, बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है इन्होंने। जोरदार ताली बजाइए माही जी के लिए। देखिए K2 जो है वो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो पहले इंडिया में ही थी, लेकिन बाद में जो इंडिया में कश्मीर में थी ये, ठीक है। और कश्मीर को आप जान रहे हैं कि कश्मीर का बहुत सा हिस्सा जो है वो अब पाकिस्तान ने हड़प लिया है और कब्जा कर लिया है उसमें, तो इसको पीओके कहा जाता है। ये जो एरिया होता है जो हमारे इंडिया में था, और इस एरिया को
मतलब पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, उस जगह को पीओके कहा जाता है, मतलब कब्जे वाला जो क्षेत्र हो गया, पाक अधीन क्षेत्र ऐसा कुछ हिंदी में कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको पीओके कहा जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो अब ये इंडिया में नहीं है फिलहाल, ये पाकिस्तान में चला गया है। तो तीनों पीक के बारे में आप लोग को पता चल गया। पहली चोटी एवरेस्ट जो नेपाल में है, जहां उसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरी चोटी आपकी कहाँ है, पीओके में है, जो कि अब पाकिस्तान में चली गई है, और इसका नाम है K2। और तीसरी चोटी जो है दैट इज कंचनजंगा, जो हमारे इंडिया में सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इस तरह से देखिए कितने सारे आप लोगों को क्वेश्चंस मिल गए हैं। तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है इस तरह से क्वेश्चन कि भारत की सबसे ऊंची चोटी दुनिया के किस नंबर की चोटी है, मतलब अगर भारत में वो सबसे ऊंची चोटी है पर्वत की, तो दुनिया में वो किस नंबर की चोटी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आहुति जी, पेपर 1 के लिए आप लोगों की तैयारी चल रही है, आई थिंक यू आर न्यू मेंबर, तो ये पेपर फर्स्ट की तैयारी चल रही है, ईवीएस पेपर की। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है और सबने ताली बजा दी है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ जाएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा ट्रेवल आता है। अभी तक हमने स्पेस ट्रेवल देख लिया और हमने ट्रैकिंग देख ली, जो पहाड़ों पर जो चढ़ा जाता है, माउंटेन क्लाइंबर्स माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए, वो हमने देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इको टूरिज्म के बारे में देखते हैं कि जो इको टूरिज्म है वो क्या है। तो आप में से बहुत लोग होंगे जो नेशनल जियोग्राफिक चैनल और एनिमल प्लेनेट ये चैनल देखते होंगे, डिस्कवरी चैनल देखते होंगे। तो उसमें जो है बहुत से ऐसे आते हैं लोग जो जंगलों में घूमते रहते हैं और बहुत सारे रिसर्च करते हैं, और वो मतलब जंगलों के लिए बहुत से विशेष काम भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो घूमने के लिए जाते हैं और घूम करके चले आते हैं, कई लोग रिसर्च के लिए भी जाते हैं। और ये जो रिसर्च के लिए जाते हैं वो इनका क्या कहलाता है, इको टूरिज्म। मतलब वो टूरिज्म जो उनका रहता है वो इकोसिस्टम के लिए ही किसी ना किसी तरह से वो कार्यरत होते हैं, जुड़े हुए होते हैं काम से, और फिर वो इस टूर को करते हैं। कई बार कोई कंपनीज के होते हैं, कई बार अपने एनजीओज वाले भी होते हैं जो इस तरह के काम में जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं ये इस काम से संलग्न रहते हैं। इट इज़ अ टूरिज्म विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द कंजर्विंग नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। यह पर्यटन एक ऐसा पर्यटन होता है जहाँ पर कि जो प्राकृतिक पर्यावरण की ओर निर्देशित है और प्रकृति और वन्य जीवन की रक्षा और संरक्षण में मदद करता है। क्योंकि देखिए सिर्फ पेड़ पौधे का ही हम संरक्षण कर रहे हैं तो ये आपका इकोसिस्टम के अंतर्गत सिर्फ पेड़ पौधे नहीं आते हैं, उसमें बहुत से एनिमल्स जो हैं वो शामिल होते ही हैं। क्योंकि वैसे मैंने आप लोगों को बताया था फूड चेन होता है, वो अगर डिस्टर्ब होता है तो पूरा उथल पुथल मच जाएगी। तो हर चीज़ का अपना एक महत्व है प्रकृति में, और हम अगर उसको डिस्टर्ब करेंगे तो कहीं ना कहीं हम खुद उससे डिस्टर्ब होंगे। तो ये जो इको टूरिज्म होता है ये रक्षा और संरक्षण का काम करता है, जो प्रकृति में पेड़ पौधों की रक्षा का भी काम करता है, और वहाँ जो वन्य जीव हैं, वहाँ जो एनिमल्स हैं, उनके भी प्रोटेक्शन का काम करता है। इको टूरिज्म प्ले एन एसेंशियल रोल इन मैक्सिमाइजिंग एनवायरमेंटल एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म। देखिए पर्यावरण और पर्यटन के सामाजिक लाभ को अधिकतम करने में पारिस्थितिकी पर्यटन एक आवश्यक भूमिका निभाता है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में वो जानकारी देते हैं, कई तरह के वो कैंप्स लगाते हैं और लोगों को ट्रेन करते हैं इसमें। तो इससे क्या होता है, लोगों के बीच में जागरूकता आती है। और कई जंगल ऐसे होते हैं जो गांव से जुड़े होते हैं, तो वो गांव में भी जाते हैं और उनको भी कई तरह से बताते हैं कि वो किस तरह से जो है इससे जुड़े हुए हैं और आपको नष्ट नहीं करना है, पेड़ों को नहीं काटना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। इंडिया हैव मैनी प्लेसेस टू प्रमोट इको टूरिज्म। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला एंड गोवा, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे ये इको टूरिज्म का प्रचलन चल रहा है। तो क्वेश्चन में आपके ये पूछा जा सकता है कि इको टूरिज्म, अब ये आपका पेडागोजिकल क्वेश्चन में आ जाएगा कि पारिस्थितिकी पर्यटन या इको टूरिज्म से आप क्या समझते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि वनों में घूमना, ट्रैकिंग करना, पहला ऑप्शन आपका आ गया। दूसरा ऑप्शन आ गया कि
प्राकृतिक जो वन्य जीव हैं उनकी रक्षा और संरक्षण में मदद करना। उसके बाद तीसरा आपका ऑप्शन रहेगा कि पहाड़ों की हवा खाने जाना, ये, और इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें आपको चूज करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा सटीक आंसर कौन सा है, कि वन्य जीवन की रक्षा करना और संरक्षण प्रदान करना, यही इसका मेन उद्देश्य होता है। तो इस तरह से इको टूरिज्म के बारे में बच्चों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा है, ये क्वेश्चन बनता है। दैट इज़ ऑल्सो पेडागोजिकल क्वेश्चन, कि बच्चों को, अगर बच्चों के कोर्स में ये है, एनसीईआरटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे को ये क्यों पढ़ाया जाता है, ये टॉपिक पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, ताकि वो नेचर से जुड़ सकें और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में आगे जब वो जीवन में जाएं तो उस चीज़ को वो समझ करके उस पर काम कर सके। ऐसे बहुत सारे रीजंस ऑप्शन में दिए होते हैं, और जो रीज़न सबसे नज़दीक होता है ऑप्शन के वही राइट होता है। ये ऑप्शंस भी चेंज होते रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक है आंसर का। हमेशा सेम ऑप्शंस भी आपको नहीं मिलेंगे, यही सीटेट में जो होता है, टेट के एग्ज़ाम में यही होता है। जो ऑप्शंस होते हैं उनको कई बार क्या कर दिया जाता है, आगे पीछे कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, और देखना ये होता है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आंसर के सबसे नज़दीक है। ठीक है, अवनी जी गुड इवनिंग, आप बहुत दिन बाद आई हैं, हमारी सबसे लिटिल मेंबर। क्या बात है, आप रेगुलर अटेंड नहीं कर रही हैं क्लासेस, आपको रोज़ अटेंड करनी चाहिए। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने पढ़ाई, आपने सब मिस कर दी। अवनी जी जो हैं हमारी क्लास 6 में पढ़ने वाली एक सबसे लिटिल मेंबर हैं, और ये अपनी ओलंपियाड की तैयारी कर रही हैं हमारी क्लास के थ्रू, क्योंकि उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 3rd to 5th एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जिसकी तैयारी वो कर रही हैं हमारे साथ। अभी कुछ दिनों से आ नहीं पा रही थी, आज बहुत दिनों बाद आई हैं, तो गुड इवनिंग है। रोज़ आना है आपको, है ना। हमारा बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है, आपने मिस कर दिया इतने दिनों में। कल भी बहुत अच्छा हमने पढ़ाया था आपको, लेकिन आप थे नहीं क्लास में। ठीक है, रोज़ आना है आपको। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पेडागोजिकल क्वेश्चन आपके इसी तरह से पूछे जाएंगे। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? कोई अगर दिक्कत होती है तो वो आप लोग पूछते चलेंगे साथ में। उसके बाद ओके, आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, फाइन फाइन, तो आप अभी एग्ज़ाम पर ही फोकस करिए, ठीक है ना, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद आप फिर रेगुलर हो जाइएगा, कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें अगेन फिर रिपीट होंगी एमसीक्यू में। जो अभी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इनको हम एमसीक्यूज़ में फिर से रिपीट करेंगे। टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए, एमसीक्यू में आंसर करना आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। तो देखिए, ये पर्यटन जो है, पारिस्थितिकी पर्यटन, ये बच्चों के लिए क्यों आवश्यक होता है, ताकि वो पर्यावरण के महत्व को समझ सकें। ये इसका एक सटीक आंसर होता है ना। इसका ये आंसर उसमें ऑप्शन ये भी दे सकता है ताकि बच्चों को घूमना फिरना अच्छा लगे, ताकि वो तरह तरह की फ़ोटो खिंचवा सकें बाहर जा कर के, ताकि वो पहाड़ों को देख सकें। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि उनको पर्यावरण के बारे में जो है वो उचित जानकारी मिलती है, और उसकी रक्षा अगर आ जाता है कि ये ऑप्शन दे दिया कि भाई पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण किस तरह से की जाती है, इसमें मदद करता है, तो आपका ये ऑप्शन। तो ऑप्शंस भी जो है ना वो थोड़े बहुत वेरी करते रहेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो सबसे नज़दीक होगा आंसर वो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो रही है बात? तो ये मैं आगे जब आप लोग को एमसीक्यू कराऊंगी ना तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं, लास्ट हमारा टॉपिक आज का है टाइगर प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ही फेमस है, और इसका डेट आप याद कर लीजिए कि ये अप्रैल 1973 में ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू किया गया था। और इसमें से एक क्वेश्चन और आता है कि ये किस तरह के टाइगर के लिए प्रोटेक्शन के लिए किया गया था। तो इसमें है कि बंगाल टाइगर जो है उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही थी, उनको संरक्षण देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है, कंजर्वेशन के लिए ये एम था उनका कि जो बंगाल टाइगर हैं उनकी पॉपुलेशन कम ना हो। नियरली 75 ऑफ द वाइल्ड टाइगर्स इन द वर्ल्ड आर नाउ फाउंड इन इंडिया। पहले जो है भारत में क्या थे, 75% जो है मतलब अभी भी देखेंगे हम कि 75% अभी भी भारत में शेर जो हैं, बाघ जो हैं, सॉरी, बाघ की प्रजातियां हैं। अकॉर्डिंग टू प्रायर एस्टिमेट बेस्ड ऑन द डाटा, मतलब पुराने समय का अगर हम डाटा देखते हैं तो करीब करीब 50,000 टाइगर जो हैं वो इंडिया में रहा करते थे। देयर मैनी हैव बीन एज मैनी एज
50,000 tigers living in India along at the start of the 20th century. Project Tiger aim to save, देखिए इसका मेन ये पॉइंट आ जाता है आपका कि इसका मेन एम क्या है द सेव द टाइगर बाय डूइंग एवरीथिंग, मतलब कुछ भी करके टाइगरों को बचाना ही इसका मेन उद्देश्य है. एवरीथिंग पॉसिबल टू सेव एंड प्रोटेक्ट देम, किसी भी तरह से उनको बचाना, उनकी रक्षा करना. बाय द 1960s इंडियाज वाइल्ड लाइफ हैड रीच्ड एन ऑल टाइम लो ड्यू ऑनगोइंग हंटिंग, पाउचिंग एंड हैबिटेट लॉस. मतलब क्या होता था, पहले बहुत ज़्यादा हंटिंग होती थी, अब तो कई जगह में बिल्कुल हंटिंग जो है वो बंद कर दी गई है. लोग पहले खूब शिकार पे जाया करते थे. द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वर नॉट ट्रीटेड वेल, सो came the need for a tiger protecting force from the government that would solve this issue and regain the tiger population. Many questions have been asked regarding the development and updating pertaining to tiger project. देखिए ये स्पेशली यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया है ये लाइन कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. हिंदी में एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए. प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में बनाया गया था. ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो जाता है. और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हर प्रकार के संभव प्रयास, इसका उद्देश्य यह था कि हर प्रकार के संभव प्रयास करके टाइगर्स को बचाया जा सके. किस तरह के टाइगर को बचाने का पहल किया गया था, बंगाल टाइगर जो है उनकी आबादी बहुत कम हो गई थी. ठीक है, एक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम है ये क्या है, एक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम है. इसका उद्देश्य बंगाल टाइगर की आबादी को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करना. दुनिया के लगभग 75% जंगली बाघ अब भारत में पाए जाते हैं. एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर एक पूर्व अनुमान के अनुसार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अकेले भारत में ही 50,000 बाघ रहे होंगे. ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इतने रहे होंगे, और सचमुच रहे ही होंगे क्योंकि बहुत शिकार कर लिए गए तो अब वो जिंदा नहीं हैं. प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य बाघों को बचाने और उनकी रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करके उन्हें बचाना है. 1960 के दशक तक चल रहे शिकार, अवैध शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण भारत का वन्य जीव अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था. वन्यजीव जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, इसलिए सरकार से एक बाघ सुरक्षा बल की आवश्यकता आई जो इस मुद्दे को हल कर सके और बाघों की आबादी को फिर से हासिल कर सके. प्रोजेक्ट टाइगर एक आवश्यक संरक्षण प्रयास है. तो ये इसका मेन जो था चीज जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मेन चीज मैंने आप लोगों को आज इसमें से पढ़ा दिया है. तो क्लियर हो गया, आज का हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया है. और आगे मैं बता दूं, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको तो मालूम ही है. जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिलअप फॉर्म चैनल को, और उनको ये शो हो जाएगा वीडियो, प्लेलिस्ट सब कुछ दिखाई दे जाएगा इसमें. और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वीडियोस में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस दिखाई देंगे, और प्लेलिस्ट में आपका शॉर्टलिस्ट की हुई है कि आपका ईवीएस का कौन सा है, तो उसमें सिर्फ आपको ईवीएस का मिलेगा. सीडीपी आपको देखनी है तो सीडीपी का मिलेगा, हिंदी का अलग से, सबकी प्लेलिस्ट बनी है. आप उसमें क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो वीडियो आएगी जो सबसे फर्स्ट वीडियो रही होगी. प्लेलिस्ट में इस तरह से अरेंज किया गया है कि जो आपकी पहली वीडियो होगी वहाँ से आपकी लाइन से वीडियो शो कर देगी अब तक की. ठीक है, जब तक उसमें अपडेट किया हुआ होगा. धीरे धीरे अपडेट होते रहता है, हर हफ्ते एक बार अपडेट हो जाता है, उसमें फिर 3-4 क्लासेस और जो न्यू रहती हैं वो ऐड हो जाती हैं. ठीक है, तो उसमें आप जाएंगे तो आपको जो न्यू स्टूडेंट हैं जिनको पिछली क्लासेस नहीं मिल रही हैं, वहाँ से जाके आराम से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं और क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. माही जी, नेट की क्लासेस 17 से शुरू होने वाली हैं, तो आप अपनी क्वेरी वैसे कर सकते हैं. और जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें भी आप मैसेज करके कर सकते हैं. सर हमारे जुड़े हुए हैं जो नेट का टीचिंग करते हैं, उसमें भी आपको आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर मिल जाएगा. ठीक है, मैं तो आपका टेट का लेती हूँ, तो नेट के बारे में आपको सर बता सकते हैं. तो आप टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप अपने क्वेश्चंस जो हैं
इसीलिए ग्रुप बनाया गया है कि अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उसमें टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, उसमें भी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। तो टेलीग्राम पे आप ज़रूर देखिए। और सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न भी मैंने उसमें डाला था जो बहुत कम बच्चों ने देखा है, तो आप उसको ओपन करके देखिए टेलीग्राम को, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ होता है। और यस, संडे को बंद रहेगा क्लास, आपकी क्लासेस जो हैं वो मंडे टू सैटरडे चलती हैं, ठीक है। और कभी अगर बीच में किसी भी कारण से क्लास नहीं हो पाती है तो मैं आपको पहले से मेंशन कर दूंगी कि भाई आज की क्लास किसी कारण से अगर नहीं हो पा रही है तो वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मेरी तरफ से मिल जाएगा, उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ऐसा कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत खुशी होती है। और संडे को क्लास नहीं होगी, ये बार बार बता रही हूँ आप लोगों को, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस होती हैं, रेगुलर होती हैं क्लासेस, अटेंड ज़रूर करिए। और कुछ ही दिनों में आप लोगों की साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और नोट्स भी आपको मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक आप लोग को नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो भी टेलीग्राम पे, इसलिए टेलीग्राम पे सब जुड़ जाइए। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको जाएंगे तो नीचे ही है, ठीक है, दिखाई दे जाएगा आपको। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो अब चलते हैं हम, और कल फिर मिलते हैं, कल सैटरडे है तो कल ज़रूर मिलेंगे, कल की क्लासेस होंगी, आपको सबको अटेंड करना है, ठीक है। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स टू ऑल, सबको क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से एवरीडे आप लोग क्लास में मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत अच्छी बात है। और सीरियसली पढ़ाई करिए, खूब अच्छा लगता